वेलकम टू द मिनट साइंस चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी टर्म्स जिसे हाल फिलहाल हम पेंडेमिक के टाइम सुनते आ रहे हैं, जैसे कि एक टर्म का बहुत यूज किया जाता है कि फ्लैटन द कर्व। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। कुछ और टर्म्स का हम यूज कर रहे हैं आजकल, जैसे हमारा डबलिंग रेट या डबलिंग टाइम। ये डबलिंग रेट या डबलिंग टाइम क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कुछ टर्म्स और भी हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि कम्युनिटी स्प्रेड। तो इस वीडियो में उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड क्या है और क्यों इस फेज 3 या इस कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए सारी कंट्रीज प्रयास कर रही हैं। और नेक्स्ट टर्म जो आजकल हम यूज कर रहे हैं वो है हमारी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कौन से हैं, एसिम्प्टोमेटिक डिसीज क्या होते हैं और क्यों कुछ केसेस के अंदर या मैक्सिमम केसेस के अंदर हमें कोविड-19 में सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। हम बात करेंगे फ्लैटनिंग द कर्व के बारे में। ये फ्लैटनिंग द कर्व क्या है और क्यों सारी मेडिकल टीम्स इस फ्लैटनिंग द कर्व को बहुत इंपॉर्टेंट मानती है। किसी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी हमारे बेड्स होते हैं, नंबर ऑफ बेड्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हम कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर लें, हमेशा हमें बेड्स की लिमिट को फेस करना पड़ेगा। और इस पैंडेमिक में क्या हुआ है, क्योंकि ये पैंडेमिक बहुत फास्ट स्प्रेडिंग है, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर स्प्रेड हो रहा है। ये वायरस बहुत फास्ट स्प्रेडिंग है, इसलिए ये बहुत जल्दी हमारे मेडिकल सिस्टम को सैचुरेट कर रहा है। सैचुरेट कैसे कर रहा है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। तो जैसे ही नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते हैं तो ये मेडिकल सिस्टम को सैचुरेट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं हम उस ग्राफ को समझेंगे। वो ग्राफ कुछ इस तरह नजर आता है। इस ग्राफ के अंदर जो हमारा y एक्सिस है, ये है हमारा नंबर ऑफ बेड्स या नंबर ऑफ पेशेंट्स भी कह सकते हैं आप इसको, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो x एक्सिस है हमारा, वो है हमारा डेज या टाइम भी हम इसे कह सकते हैं कि कितना टाइम है जब से डिसीज शुरू हुआ है। तो एक्चुअली हर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी को हम मार्क करेंगे एक डैश लाइन से। ये है हमारी एक मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब कि एक गिवन टाइम में हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतने बेड्स रिजर्व होते हैं। अब उसमें से कुछ बेड्स जो हैं वो ऐसे पेशेंट्स से फिल्ड अप होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है, एक्सीडेंट के पेशेंट को भी बेड चाहिए। अगर किसी पेशेंट को कोई स्ट्रोक आया है तो उसे भी बेड चाहिए। कैंसर पेशेंट्स को भी बेड चाहिए हो सकते हैं हॉस्पिटल में। तो इन सब पेशेंट्स को बेड्स चाहिए होते हैं और हमेशा ये मैक्सिमम कैपेसिटी से नीचे होते हैं। ऐसा होता है कि कुछ अमाउंट के कांस्टेंट नंबर ऑफ बेड्स जो हैं वो फिल्ड अप रहते हैं। बट एक पैंडेमिक के टाइम क्या होता है, एक पैंडेमिक के टाइम हमारा सिस्टम जो है वो ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। और अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो हमारा कर्व अनकंट्रोल्ड वे में पैंडेमिक के टाइम ऐसा होता है, जिसमें हमें एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर पेशेंट्स की पीक नजर आती है। इसको हम पीक कहते हैं, कि पीक ऑफ द पैंडेमिक है। और अगर हम प्रिकॉशंस को मेंटेन नहीं करते तो हम इस पीक पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। इस केस में क्या होता है
कि इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बेड्स है या एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, हमने उसको काफी शार्पली जो है वो क्रॉस कर लिया है, काफी जल्दी उसको क्रॉस कर लिया है। ऐसे केस में क्या होता है कि आपके बेड्स ऑलरेडी कोविड पेशेंट से फिल्ड अप हैं, तो आप बाकी इन सब पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये पेशेंट्स क्या रहते हैं, लेफ्ट अनट्रीटेड। और दूसरी बात क्या होती है, क्योंकि आपके न्यू कोविड पेशेंट्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो कोविड पेशेंट्स होते हैं वो भी सिर्फ सीवियर केसेस जो हैं, सीवियर केसेस गेट दी बेड्स, और लेस सीवियर केसेस को हमें लेफ्ट आउट या छोड़ना पड़ता है। बट यू नेवर नो कि कैसे कोई सीवियर लेस सीवियर केस कब सीवियर हो जाए, एंड द प्रॉब्लम अराइजेस जब हमें चूज करने में डिफिकल्टी होती है कि किसे बेड दें या किसे ना दें। सो इस कर्व को साइंटिस्ट हमेशा से यही चाहते हैं कि इस कर्व को फ्लैटन किया जाए। फ्लैटनिंग ऑफ कर्व का मतलब है कि इस कर्व को ऐसी पोजीशन में रखा जाए जहां पर जो इसकी पीक है, जैसे ये इसकी पीक है, इसकी पीक जो है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी से हमेशा कम रहे। ऐसे केस में क्या होगा कि ये सारे पेशेंट्स भी ट्रीटमेंट ले सकेंगे हॉस्पिटल्स में, और कोविड पेशेंट्स भी ट्रीटमेंट ले सकेंगे, और हॉस्पिटल सिस्टम सैचुरेट नहीं होगा। और सैचुरेशन ना होने से मेडिकल स्टाफ विल ऑलवेज बी अवेलेबल, तो हमेशा मेडिकल स्टाफ भी अवेलेबल रहेगा पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। इस केस में हम फ्लैटनिंग कैसे कर सकते हैं, तो कुछ तरीके हैं फ्लैटनिंग करने के, जैसे कि मैं बताऊं, सबसे पहला हो सकता है वेयर मास्क, मास्क पहन के रखें। दूसरा है वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अपने हाथों को धोते रहें। तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। इस वर्ड को हम बहुत सुन रहे हैं आजकल, बट सीरियसली नहीं लेते, बट सोशल डिस्टेंसिंग फ्लैटनिंग ऑफ कर्व में बहुत जरूरी है। तो जो ये हमारा ग्राफ है ये विदाउट प्रिकॉशंस का है, और ये वाला जो है रेड कलर में ये हमारा प्रिकॉशंस के साथ है। तो ऐसे हम अपने कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, तो हम मेडिकल स्टाफ पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, और सारे पेशेंट्स इक्वली ट्रीट होंगे। ना तो कोविड पेशेंट्स को हम लीव बिहाइंड करेंगे, और ना ही कोई और पेशेंट्स जो दूसरी बीमारियों से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, हम उनका भी ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा डबलिंग रेट या डबलिंग टाइम। क्या होता है डबलिंग टाइम का मतलब होता है कि पेशेंट्स जो हैं उनका नंबर डबल हो रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स गेट्स डबल्ड इन व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम। जिस टाइम में पेशेंट्स डबल हो रहे हैं उसको हम डबलिंग रेट बोलते हैं। तो हमें बेसिकली अगर केसेस को कम करना है तो हमारा डबलिंग रेट जो है वो मोर देन 28 डेज होना चाहिए। बट इफ हमारा डबलिंग रेट लेस देन 15 डेज है, तो ऐसे केस के अंदर हमारे केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे केस में हमारे पेशेंट नंबर्स विल इंक्रीज। इसके पीछे ये रीजन है कि एक पेशेंट को
जो कोविड-19 से अफेक्टेड है उसे ठीक होने में 15 डेज से 28 डेज का टाइम लग जाता है। ओके, तो ऐसे केस में अगर हमारा डबलिंग रेट 15 डेज से कम है, इसका मतलब जो इनिशियल पेशेंट जो पहले बीमार हुआ था वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है और हमने केसेस को डबल कर दिया है। बट अगर हमारा डबलिंग रेट 28 डेज से ज्यादा है, इसका मतलब जो हमारे पुराने पेशेंट्स हैं वो रिकवर हो चुके हैं और जो नए पेशेंट्स ऐड अप हो रहे हैं तो वो उनको कंपनसेट कर रहे हैं, बट अमाउंट बढ़ा नहीं रहे हैं, पेशेंट्स का नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15 डेज से नीचे है तो हमारे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ेंगे और 28 डेज से नीचे है तो ये होगा हमारा फ्लैटनिंग ऑफ कर्व। तो मतलब हमारे केसेस जो हैं वो रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि पुराने पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, जो नए पेशेंट्स बीमार होके आ रहे हैं उनका नंबर जो है वो पुराने पेशेंट्स से बराबर है या कम है, इसलिए हमारा जो इन्फेक्शन रेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि हमारा रिकवरी रेट का मतलब क्या हुआ कि जो पेशेंट हमारे ठीक हो गए हैं, मतलब कि अगर हमारा रिकवरी रेट 50% है तो इसका मतलब कि 50 पेशेंट्स आउट ऑफ 100 जो है एक्टिव केसेस में से वो रिकवर हो चुके हैं। तो अगर हमारा रिकवरी रेट लेट से 50% है और हमारा डबलिंग टाइम 10 डेज है, पहला केस हमारा क्या है कि हमारा डबलिंग टाइम जो है वो 10 डेज है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा इनिशियल पेशेंट है, लेट्स से पेशेंट इन फर्स्ट वीक जो है वो है हमारे पास से 25, और क्योंकि डबलिंग रेट 10 डेज है तो नेक्स्ट 10 डेज में कितने पेशेंट होंगे, हमारे पास होंगे 50 पेशेंट्स, क्योंकि ये डबल हो जाएंगे। और नेक्स्ट 10 डेज में कितने होंगे, नेक्स्ट 10 डेज में हमारे पास होंगे 100 पेशेंट, बिकॉज हम 50 और को ऐड करेंगे और ये डबल हो जाएंगे, राइट। तो अगर हमारा डबलिंग रेट 10 डेज है और हमारे पेशेंट ठीक होते हैं 15 डेज में, लेट्स से कि हमारा एक पेशेंट रिकवर होता है 15 डेज, और इजी कर लेते हैं 20 डेज के अंदर रिकवर होता है। और 20 डेज के अंदर हमारे कितने 20 डेज के अंदर हमारे कितने पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, सिर्फ 50% पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। तो अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो ये तो थे हमारे डबलिंग पेशेंट्स। अगर हम रिकवरी की बात करें तो रिकवरी में क्या होगा कि पहले 10 डेज में हमारा कोई पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तो सब इन्फेक्टेड है। सो पहले 10 डेज में 25 पेशेंट्स हैं, 20 डेज के अंदर हमारे 50% पेशेंट्स रिकवर होंगे। 25 का 50% कितना हुआ, अराउंड 12.5 और 13 कह सकते हैं। हमारे 13 पेशेंट्स ठीक होंगे, बट हमारे पेशेंट्स कितने ऐड अप हो गए हैं, हमारे 50 पेशेंट्स हैं, तो 25 नहीं है, अब हमारे डबल हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 50 पेशेंट्स। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है बट रिकवरी पेशेंट्स का नंबर अभी उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर इस नेक्स्ट 10 डेज की बात करें जब हमारे पेशेंट 100 हो जाएंगे तो हमारे जो रिकवरी पेशेंट है वो इस 50 में से, और ये पीछे के जो हैं इसमें से तो हमारे ये 50 में से सिर्फ 50% रिकवर हो पाएंगे, मतलब कि 13 प्लस 25। तो हमारे रिकवरी पेशेंट कितने हो गए, ये रिकवरी पेशेंट हो गए हमारे 38, बट इन्फेक्टेड कितने हो गए 100। तो बढ़ते टाइम के साथ हमारा रिकवरी रेट क्या हो गया 38%। जब हमारा डबलिंग रेट कम होता है, कम डेज में हम डबलिंग करते हैं तो हमारा रिकवरी रेट खराब होता जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, worsens the recovery
रेट, तो ये रिकवरी रेट को खराब करता है, उसकी हालत और खराब हो जाती है। बट वहीं अगर हम कोई नेक्स्ट केस समझे जिसके अंदर हमारे पास अच्छा रिकवरी रेट है 50% का और अच्छा डबलिंग रेट भी है, मतलब 30 डेज का डबलिंग रेट है हमारा, ऐसे केस में क्या होगा, हम इनिशियली उसी से स्टार्ट करेंगे कि पहले 10 डेज में हमारे पास है 25 पेशेंट्स और उसके बाद 20 डेज में भी हमारे पास कितने हैं, 25 पेशेंट्स ही हैं। तो 30 डेज के अंदर ये डबल हो रहे हैं, तो 30 डेज में जाकर ये पेशेंट्स होंगे 50 और नेक्स्ट 30 डेज के बाद मतलब 60 डेज के बाद ये होंगे हमारे 100 पेशेंट्स। रेट क्योंकि 50% का है और हर 15 दिन में या हर 20 दिन में हम रिकवर कर जाते हैं, तो अगर हम रिकवरी को 20 दिन का एक टाइम स्केल लेकर चलें, तो जैसे मैंने बताया कि इस टाइम तो पेशेंट 10 डेज में 25 ही रहेंगे, पर 20 दिन में हमारे 13 पेशेंट्स रिकवर हो जाएंगे और नेक्स्ट 20 दिनों में मतलब कि 40 डेज के अंदर, क्योंकि हमारे पेशेंट 50 ही हुए हैं, तो वो 25 उसमें से रिकवर कर जाएंगे। तो इसका मतलब 40 डेज के बाद हमारे टोटल रिकवर्ड पेशेंट्स कितने होंगे, 25 प्लस 30 विच इज 38। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि हमारे 50 इन्फेक्टेड हैं और हमारे 38 पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं। तो इस केस के अंदर हमारा जो रिकवरी रेट इज बेटर एज कंपेयर टू केस 1।